हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पुनीत सर की पाठशाला। तो आज की पाठशाला की दुकान जो हमने खोली है वो खोली है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो यार देखो यार, हीटिंग इफेक्ट हीट, यार कहीं ना कहीं बात हो रही है एनर्जी की। तो अगर मैं बात करूं कि एनर्जी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है, और जब भी वर्क डन होता है तो वो एनर्जी के बराबर होता है अगर वो कंजर्वेटिव है तो, यानी पूरी की पूरा वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, यानी कहीं लॉस ना हो, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। यानी यार मैं कोई तेज, बहुत तेज, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक काम करना, अपने हाथों को बहुत तेज तेज रगड़ना, तो वहां पर जब आप काम कर रहे हो अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी वजह से आपके हाथों में हीट जनरेट होती है। यानी कहीं ना कहीं वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में, और एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर मैं कहूं तो। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब आप बात करेंगे आज के फॉर्मूले की, तो हमारा जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा वर्क डन, और आपको मैंने बता रखा है कि वर्क डन इज नथिंग बट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अगर आपको याद हो डेल्टा वी या वी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अगर मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब आपको ओम्स का एक बहुत प्यारा सा नियम याद ही होगा, ओम्स लॉ क्या कहता था कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज द करंट इन द सर्किट इज आल्सो इंक्रीज, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जहां R की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्चुअली में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है करंट को अपोज करने की किसी भी मटेरियल की। तो ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है करंट। अगर मैं V की बात करूं तो I इंटू आर, यानी W इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू क्यू। अब आपको एक चीज और पता है, जो करंट होता है वो होता है Q बाय टी, यानी Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर मैं कह दूं करंट की वैल्यू जो होगी, चार्ज की जो वैल्यू, टोटल चार्ज इन द सिस्टम या इन द सर्किट विल बी इक्वल टू करंट, कितना करंट जा रहा था और कितने टाइम के लिए। तो बस यहां पुट कर दो W इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, यानी W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी वर्क डन, या मैं कहूं एनर्जी, और इसी को मैं कहूंगा हीट एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विच विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को एक चीज और बोलते हैं जिसका नाम है जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट किसका, करंट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इलेक्ट्रिक करंट आप समझ सकते हो कि किसी कंडक्टर के अंदर से अगर गुजरता है तो वो उस कंडक्टर को गर्म कर देता है, जैसे वायर गर्म हो जाते हैं। तो यही जूल्स लॉ है। अभी जूल्स लॉ को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जूल्स लॉ में क्या क्या बताया गया था। पहले इतना आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, फटाफट, 1 मिनट है आपके पास। बहुत बढ़िया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा 1 मिनट के अंतर्गत। अब मैं हेडिंग जो लगेगी वो लगेगी जूल्स का नियम। जूल्स ने क्या नियम दिया था, जूल्स लॉ। तो आपको हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन फॉर्मूला याद आ ही गया होगा आपको कि आई स्क्वायर आर टी। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है, जो हीट जनरेट होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी। अब यही चीज जूल्स लॉ के नियम में भी समझाइए, JOULE' लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, हीट जनरेटेड इन द सर्किट, ऐसा बोलते हैं, हीट लिखते जाएंगे, हीट जनरेटेड इन द सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अब देखो यहां से पहली पॉइंट हमारा आएगा, पहला पॉइंट, हीट जनरेटेड इन द सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल will be directly proportional to the
स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट will be directly proportional to the current flowing through the circuit, यानी heat will be directly proportional to I square। छापो जल्दी, heat will be directly proportional to I square, जल्दी से छाप लें। फिर इसके बाद उसने बोला सेकेंड पॉइंट कि it will be directly proportional to and directly proportional and will be directly proportional to the time it will be directly proportional to time कि कितनी देर तक सर्किट को ऑन रखा, will be directly proportional to time। से इट इज फर्स्ट इक्वेशन, से इट इज सेकेंड इक्वेशन। जल्दी छाप लो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को। अगर हम देखें तो हमें दोनों को कंबाइन करना है। बाय कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन वी कैन से दैट, बाय कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन we can say that H is directly proportional to I square T। Heat is directly proportional to H is directly proportional to I square T, और when we are removing the proportionality sign we add a constant H is equal to, और वो constant होता है R। क्या होता है R? यानी I square R into T, where R is the proportionality constant called resistance। This is called रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम्स। छाप लो जल्दी से, छाप लो, 1 मिनट दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब आपने लिख लिया होगा तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी, तो मैंने प्रूफ करवाया अभी, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं जूल्स लॉ। इसी इक्वेशन को बोलते हैं जूल्स का नियम या जूल्स लॉ, वेयर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या हम एक और चीज बोल सकते हैं H इज इक्वल टू ये होता पावर इनटू टाइम, और इसी H को बोल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू P इनटू टी। जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो। यही तो जूल्स का नियम है कि भाई जो हीट जनरेट होती है वो एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। जैसे आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी होगी कि जैसे आप लोग वो पानी गर्म करने वाले जो रॉड इस्तेमाल करते हो वो क्या करते हो, वही तो है, वही जूल्स लॉ का नियम है। जितना करंट कितनी देर तक कितनी जल्दी पानी गर्म हो जाएगा, कितनी हीट जनरेट करेगा, उसमें कोई लॉसेस नहीं है, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है। यानी उस रॉड का रेजिस्टेंस जितना होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, या जितना उसका करंट उसमें फ्लो होगा उतना ही ज्यादा हीट जनरेट करेगा। जितनी टाइम के लिए उसको ऑन रखोगे सर्किट को उतना ही ज्यादा वो गर्मी पैदा करेगा। यानी जो हीट है वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, आर के और टी के। जल्दी से छापो, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने में एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसका क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम्स इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। आपने वो इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए जो आयरन इस्तेमाल करते हो उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है जरा सा करंट देने पर? क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, उसमें जो हम वायरिंग इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें अंदर का जो वायर होता है जो हीटअप करता है वो टंगस्टन का वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। देखो यहां पर भी रेजिस्टेंस हाई दिख रहा है, 500 ओम्स इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। कैलकुलेट करंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल्स इन 10 सेकेंड्स। जल्दी से, आपके पास 1 मिनट है, सॉल्व करो। पहला हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन, इसका बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 250 वोल्ट्स, ठीक है। फिर वो बोल रहा है रेजिस्टेंस भी है आपके पास, तो रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है करंट, तो आई पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है हीट एनर्जी, एनर्जी पूछ रहा है।
तो हीट एनर्जी काय में, जूल्स में, चलो जूल्स में निकाल लेंगे। टाइम कितना दे रखा उसने, 10 सेकेंड। सब ये एसआई यूनिट में चल रहा है कार्यक्रम, तो हम खेलेंगे। अब देखो रिलेशन निकालना हमें वी, आई और आर का। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स का नियम, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I इज इक्वल टू V बाय आर। बहुत शानदार, एक नंबर, मजा आ गया। I V कितना सर, V 250 और रेजिस्टेंस कितना मेरे प्यारे बच्चों, 500, 0 से 0, 25 एकम 25 दूनी। I इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर्स का करंट। यही आना चाहिए आप लोगों का, बधाई हो आपको, आ गया है तो आपका आंसर। अब हमें बोल रहा है एनर्जी, हीट एनर्जी। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। बस पुट कर दो, हाफ का स्क्वायर इंटू 500 इंटू कितने सेकेंड, 10 सेकेंड, वो भी आ जाएगा जूल्स में। तो हमारा आंसर आएगा 1/4 इंटू 500 इंटू 10। अब देखो खेल, 4 1 4, 400 से 25 जा 100, 25 पंजे 125 इंटू 10, तो 1250 जूल्स की एनर्जी। अगर इसने बोल दिया किलोवाट पर आवर में कन्वर्ट कर लो या यूनिट में, तो एक यूनिट कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितने जूल्स, 1 यूनिट में कितने जूल्स, 10 टू द पावर 6 जूल्स। बस इसको डिवाइड कर दो इतने से, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, छाप लो, आपके पास 1 मिनट है। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, एक सवाल लेके आया हूं, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 90,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। मैं बताता हूं, अब बिल्कुल सब शांत रहेंगे। सुनो, सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे बहुत प्यारा सा, ठीक, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। सबसे पहली आपकी जो काम होगा, प्रयत्न होगा, प्रयास होगा, वो ये है कि क्या क्या गिवन है। तो आपको पता है क्यू कितना है, 90,000 कूलम, ठीक। फिर आपने कहा टाइम पता है हमको, टाइम कितना, 1 आवर। इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, 3600 सेकेंड्स। आपके पास टाइम भी आ गया। अब आप बोल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस, भाई डेल्टा वी भी है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज 50 वोल्ट्स। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द हीट। हीट कितना होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये पूछ रहा है। भाई देख भाई, एक्चुअली आई स्क्वायर आर टी पूछ रहा है, तो आई नहीं पता। अब आई कैसे निकालेंगे, आई के लिए मेरे पास ये रिलेशन सा काम आ रहा है। देखो आपको पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये पता है। तो क्या इस आई की जगह मैं क्यू बाय टी रख दूं, हाँ रख दो सर। एच इज इक्वल टू क्यू बाय टी का होल स्क्वायर इंटू आर टी। अच्छा, अब आर भी नहीं पता, तो आर कैसे निकालें सर। यार एक काम करो, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V बाय आई इज इक्वल टू आर होता है। तो क्या मैं V बाय आई की, आर की जगह V बाय आई लिख दूं, बहुत बढ़िया सर। तो मैं इस H इज इक्वल टू क्यू बाय टी का होल स्क्वायर, और इस R की जगह मैं V अपॉन आई, अब I तो फिर नहीं पता, I की वैल्यू फिर क्यू बाई टी रख दो, तो इसको रख दो क्यू बाय टी ऊपर, ये टी ऊपर इंटू आर हो गया, और ये टी। देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर, टी इंटू टी, टी स्क्वायर। देखो अब खेल, H इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू वी इंटू टी स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू टी। देखो क्यू इंटू टी और उसका भी होल स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर उचक गया, क्यू से एक क्यू उचक गया, हीट आएगा क्यू इंटू वी। कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा भाई, क्यू की वैल्यू 90,000। और ए भैया क्या कर रहे हो, हाँ 90,000 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हीट आएगी 9 5 जा 45, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जूल्स। इतनी हीट जनरेट होगी भाई, छापो। आई होप आप लोगों ने छाप लिया होगा बढ़िया सा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। और अब मैं इस चैप्टर को यहीं ऑफिशियली ख़त्म करता हूं। एप्लीकेशन की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आयरन में इस्तेमाल करते हैं,
जो रॉड्स होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, जो पानी गर्म करने वाली आजकल रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस को लेकर। तो इस चैप्टर को ऑफिशियली यहीं एंड करूंगा, और अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, और आज मैं आपको अब क्विक, हमने अभी तक इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी में हमने जो जो पढ़ा है, मैं आज आपको एक क्विक रिवाइज करवाऊंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा रिवीजन आपके लिए। देखो यार, मैंने पूरी बातें करी थी इलेक्ट्रिसिटी की। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को ही मैं इलेक्ट्रिसिटी कहता था। ठीक है, चार्ज दो प्रकार के थे, तो मैंने कह दिया था एक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और एक चार्ज होता है प्रोटॉन। दो चार्ज थे, एक था इलेक्ट्रॉन, एक था प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन से ही शब्द इलेक्ट्रिसिटी आया है, तो बोलता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और उसी करंट की यूनिट थी एम्पेयर्स, जो कि आई से डिनोट करते थे अपन करंट को, आई से, और इसकी एम्पेयर्स करंट की यूनिट। तो अगर हम कहें फॉर्मूले की, तो आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसी टोटल चार्ज को मैंने एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, जैसे मैंने बताया था कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस होती हैं, और चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है वो ये है कि चार्ज दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको बताया था नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को करते हैं रिपेल। क्या करते हैं? रिपेल। और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट चार्ज करते हैं एक दूसरे को, बहुत प्यारा सा अट्रैक्शन। तो यही प्रॉपर्टी के साथ सेकंड प्रॉपर्टी आई थी कि भाई टोटल चार्ज इनसाइड अ बॉडी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और इसी को बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहीं से हम आगे बढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, यानी हमने चार्ज पता कर लिया। फिर हमने कहा भाई पोटेंशियल डिफरेंस नाम की भी कोई एक चीज़ होती है। तो मैंने कहा कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कुछ नहीं होता है, वर्क डन किया जाता है किसी चार्ज पर। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट या वन टर्मिनल, वन पॉइंट टू अनदर, divided by the magnitude of the charge, the magnitude of charge। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं जो मिस कर रहा हूं, यहाँ पर जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलाम्स। मैंने आपको बताया भी था कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और इसकी होती है टाइम की होती है सेकंड। जो टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कूलाम और इसकी होती है सेकंड। तो आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होता था वो होता था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा वी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो होता था। फिर आया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको समझा दिया कि भाई जो ओम्स लॉ होता है उसमें बोला भाई किसी भी सर्किट में जो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। फिर आया यहाँ से एक और चीज जिसका नाम था R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और मैंने आपको बताया कि इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं ओम्स। क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम्स। और ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस पंखों में लगे हुए रेगुलेटर्स में देख ली थी, जिसमें हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने कहा भाई ये रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ वायर। तो हमें एक फॉर्मूला और मिला कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। जिसकी ये ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसमें मैंने कहा था रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कॉल्ड टंगस्टन इज हाईएस्ट
इसलिए हम उसको एज अ फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं बल्ब्स में, एज अ फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं बल्ब्स में। रेजिस्टेंस, फिर हमने कहा भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा, तो कॉम्बिनेशन में हमने पढ़े दो प्रकार के कॉम्बिनेशन। सबसे पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हाथ से हाथ पकड़ा, एक हाथ से हाथ, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हमने खेली पुगड़ी, रेजिस्टेंस के साथ हमने खेली पुगड़ी। तो पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एक और ये दो, इसको बोला सीरीज, और एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, इसको बोल दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हमने बात करी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास आंसर आता था R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो। और वहीं अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हमारा आंसर आता था RP इज इक्वल टू 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, which when three resistance are connected in parallel to each other in या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने बहुत सारी बातें करी। इसके बाद हमने बात करी पावर की, कि जो पावर होती है वो कुछ नहीं होता, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। और उसी वर्क डन को अगर मैं कहूँ पावर इज इक्वल टू वर्क डन, तो हमने पढ़ा अभी इसके बाद कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा वी, यानी V इंटू क्यू बाई टी। और क्यू बाई टी हमने पढ़ा, क्यू बाई टी पढ़ा करंट, यानी हमारी पास पावर आ गई किसी भी सर्किट की V इंटू क्यू बाई टी, दैट इज कॉल्ड I। और इस पावर की यूनिट होती थी वॉट, और रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता ही है ओम्स। और V की जो यूनिट होती थी, जो V की डेल्टा V की जो होती थी वो होती थी वोल्ट्स, और करंट की जो यूनिट होती थी वो होती एम्पेयर, करंट की यूनिट होती थी भाई एम्पेयर्स। यूनिट्स का बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इतनी बातें करी थी, जल्दी से छापो इतना, 2 मिनट के अंदर, आपके पास 2 मिनट, जल्दी। ओके, बहुत बढ़िया। अब आपको पावर का पता चल गया, पावर कितनी होती है। अब हमने पावर्स के बारे में बात कर ली, तो पावर का एक फॉर्मूला और हो गया हमारे पास, V इंटू आई। अब देखो क्या है कि हमें पता है कि P इज इक्वल टू V इंटू आई। V का फॉर्मूला होता है I इंटू R इंटू आई, I इंटू आई। तो पावर का एक फॉर्मूला और हो गया I स्क्वायर R। तो हमें पास ये आ गया। इसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और इसी वर्क डन को बोला पावर इंटू टाइम, और इसी वर्क डन को बोला पावर की वैल्यू I स्क्वायर R इंटू टी। तो हमारे पास आ गया वर्क डन यानी एनर्जी। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी कंजर्व थी, तो यही एनर्जी काय में कन्वर्ट हुई, हीट में। इसी को बोल दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। और फिर हमने पढ़ा जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ने कहा भाई यही एनर्जी जो हीट एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, I स्क्वायर के। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इसलिए बोल देते हैं हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर टी। और रेजिस्टेंस का कांस्टेंट लगा दो तो लगा दो, खेल लो इसके साथ भी, अगर कांस्टेंट रेजिस्टेंट पे काम कर रहे हो। हमने इतनी बातें इस पूरे चैप्टर में करी। फिर हमने एप्लीकेशंस की बात करी, तो एप्लीकेशन में मैंने कहा कि जो रॉड होती है वो रॉड का इस्तेमाल करते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रॉनिक रॉड में इस्तेमाल करते हैं हीटिंग इफेक्ट का। स्टीमर्स में बात करते हैं हम लोग, स्टीम्स गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उससे हम लोग क्या करते हैं अलग अलग एनर्जीज में तब्दील करते हैं उसको। या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब इज अगेन यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक बल्ब, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट भी जनरेट कर सकते हैं हम। और हम बात करते हैं आयरन, जो हमारे यहाँ प्रेस करते हैं हम लोग, वो सब इस एप्लीकेशन है किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ। दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छाप लो।